नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति से जुड़ी तमाम जानकारी लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं कोरोना अपडेट के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर देश दुनिया की क्या है ताज़ा स्थिति। साथ ही हम अपने विशेषज्ञ मेहमानों से समझेंगे कि वर्तमान हालातों में कोरोना के नए वेरिएंट से आप अपने परिवार का और अस्पतालों में भर्ती मरीजों का बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे सतर्क और स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कोरोना अपडेट की। कोरोना की तीसरी लहर, मौजूदा परिस्थितियों और कोविड से बचाव को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सक्सेना, हेड सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च, केजीएमयू लखनऊ, और डॉक्टर पुनीत मिश्रा, प्रोफेसर, सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी के कोरोना अपडेट में। देश में पिछले 24 घंटे में 2.51 लाख नए संक्रमित मिले हैं। अच्छी बात यह है कि संक्रमण के नए मामलों में 13% की कमी आई है। बीते दिनों के मुकाबले करीब 38,000 मामले कम मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्यों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। केंद्र सरकार कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हालात से चिंतित है। समीक्षा बैठक में ओमिक्रॉन के मामलों से निपटने की तैयारियों पर मंथन हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से ये दोहराया है कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 164.44 करोड़ तक पहुंच गया है। देश की 95% वयस्क आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं और कुल आबादी के 74% लोगों को दोनों डोज भी लग चुके हैं। और बात करते हैं आंकड़ों के अलावा अपने दोनों विशेषज्ञों से। खबर ये है शैलेंद्र जी की संक्रमण दर थोड़ा सा बड़ा है, मामले कम हुए हैं। ये किस तरीके से हो सकता है कि संक्रमण दर बढ़े और मामले कम हो, और क्या संकेत देते हैं ये? देखिए, ये तो बहुत क्लियर है कि जो तीसरी वेव इस समय चल रही है, वो ओमिक्रॉन की वजह से चल रही है। जी। और जब हम लोगों ने वो ओमिक्रॉन डिस्कवर किया था, उस समय ये पता था कि स्पाइक में म्यूटेशंस हैं। लेकिन अभी स्पाइक में जो म्यूटेशंस थे, उसमें भी इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं कि उसके 4 और लिनेजेस आ गई, जिनको हम BA.1, BA.2, BA.3 और BA.4 कहते हैं। अब BA.2 लीनिएज जो एक है, वो एक इस तरह की लीनिएज है जो कि कई बार टेस्ट में भी मिस हो जा रही है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आए, आरटी-पीसीआर नेगेटिव आए, या वाइस वर्सा भी कई लोगों में देखा गया है जिनका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव था और आरटी-पीसीआर पॉजिटिव था। इस तरीके से दोनों ही तरीके की संभावनाएं हो रही हैं। तो इस तरह के जो नंबर्स जब आते हैं, तो ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं हमारी टेस्टिंग में अभी भी ज़रूरत है कि हम उसको डेवलप करें, इस स्तर पे जहाँ पर कि हम इस तरीके के जो मिसिंग केसेज़ हैं, उनको भी देख पाएँ। जी। एक और बहुत बड़ी चीज़ जो देखने को मिल रही है, चूँकि इस समय मौसम ऐसा है, ठंड की शीतलहर पूरे भारत में चल रही है, तो बहुत सारे फ्लू के मरीज हैं जिनमें ओवरलैपिंग सिम्पटम्स भी देखने को मिल रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनका भी टेस्ट करने पे वो पॉजिटिव आ जा रहे हैं। अब इस पे भी बहुत बहस चल रही है कि क्या फ्लू के मरीज जो आ रहे थे वो सारे के सारे ओमिक्रॉन पॉजिटिव ही थे? इस पे अभी भी बहुत सारी, चूँकि सीक्वेंसिंग का डेटा आना बाकी है, तो ये सारा रिसर्च का विषय है कि आगे जाने पर क्या होगा। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो संक्रमण की दर है वो स्लाइटली बढ़ी है। ऑल्दो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लोग कोविड स्पेसिफिक बिहेवियर को अपनाएँ, और भले ही वो किसी भी तरीके से संक्रमित लोगों के संपर्क में आएँ भी, तो कैसे अपने आप को बचाना है, तो वैक्सीन लें, हाथों को धोएँ, और जो बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं समय से समय पर, तो उसको अनुपालन करते रहें। जी, जी। डॉक्टर पुनीत, यहाँ पर ये बात डॉक्टर शैलेंद्र ने भी रखी है और पहले भी सामने आ चुकी है। और अ, चूँकि सर्दी का मौसम है, मौसमी बुखार भी है, सर्दी-खाँसी आमतौर पर हुआ ही करती है, लेकिन ऐसे में अगर कोई टेस्ट कराने पहुँच जाता है, तो वो भी पॉज़िटिव पाया जाता है। तो इसलिए शायद गाइडलाइंस में भी कुछ बदलाव किया गया है, चेंजेज़ किए गए हैं, और ये कहा गया है कि अगर आप किसी संक्रमित के संपर्क में भी आए हैं, तो जब तक बहुत ज़्यादा सीवियर जो है पोजीशन ना हो, उस तरीके के
सिम्टम्स ना हो तब तक आप अपना चेकअप ना कराएं, कोई आवश्यकता नहीं है आपको किसी तरीके की कोविड जांच कराने की। क्या ये बात सही? देखिए, आईसीएमआर ने अपनी जो टेस्टिंग की गाइडलाइन थी उसमें थोड़ा चेंज किया। 10 जनवरी को चेंजेस जो है वो लागू किए थे, और उसमें जो उन्होंने बात कही थी वो यही कही थी कि हमें किस किन लोगों का टेस्ट करना है और किन लोगों का नहीं करना है। और उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि जब हम कोई भी ऐसी प्रक्रिया लाते हैं जो पूरे देश में लागू करनी है जिससे लोगों का स्वास्थ्य जो है वो संबंधित है, तो हम कई सारे तथ्यों के ऊपर विचार करते हैं। डिजीज की जो पोजीशन है एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट से उसको समझते हैं, और उसके बाद ही उसके ऊपर कोई भी जो निर्णय होता है उसको लागू करते हैं। तो इसमें ये देखा गया था कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको कोई लक्षण नहीं है, उनका टेस्ट अगर हम करते हैं तो हमें कोई ईल्ड नहीं है। ईल्ड का मतलब ये है कि उससे हम बीमारी को बढ़ाने में या उसकी रोकथाम करने में या और किसी चीज में कोई भी फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि अगर जो लोग सिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको लक्षण आ रहे हैं, नंबर 1 हमें उनका टेस्ट करना है। नंबर 2, ऐसे लोग जो किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं और उनको या तो कोमॉर्बिड कंडीशन है या वृद्ध है या ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि उनको खतरा ज्यादा हो सकता है, उनका टेस्टिंग करना है। और उसके साथ साथ कुछ और जो तथ्य रखे गए थे जिसके हिसाब से टेस्टिंग करनी है, जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल है या कुछ अन्य चीजें हो सकती हैं। उसमें ये भी बताया गया था कि किन लोगों की नहीं करनी है। जैसे हम अस्पताल में प्रसव के लिए महिलाएं आ रही हैं या कुछ और ऑपरेशन के लिए हैं, तो उन लोगों को पहले अधिकतर जो अस्पताल थे उनके पास या तो बहुत क्लियर गाइडलाइन नहीं थी या फिर वो उसकी टेस्टिंग कर रहे थे। तो उन सारी तथ्यों को मिला के एक ऐसी पॉलिसी सामने लाई गई है जिससे कि जनता को अधिक से अधिक फायदा मिले। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास संसाधन है, उनको हम इस प्रकार से उपयोग कर सके कि हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो भारत की जनता है, उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और साथ ही साथ इस बीमारी को हम प्रभावी रूप से बिना किसी बाधा के हम जितनी अच्छी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं उस प्रकार से नियंत्रित करें। तो इन सारी चीजों को लाते हुए ये नई पॉलिसी जी। लाई गई थी, और मुझे लगता है कि ये जो पॉलिसी लाई गई थी ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम था। और जो हमारी जरूरतें हैं, जो वैज्ञानिक आधार हैं, जो एपिडेमियोलॉजिकल बेसिस है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने और आईसीएमआर ने ये पॉलिसी लाई थी, जो कि हमें लगता है कि जनता के लिए सही पॉलिसी सिद्ध जी, होगी। जी। एक बात शैलेंद्र जी, ये भी मैं जानना चाहूँगा, चूँकि मामले तो 38,000 के करीब कम हुए हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो भी मामले हैं, उनमें ज़्यादातर मामले या फिर कहें कि ओमिक्रॉन से संक्रमितों के मामले थोड़े से बढ़े हैं, मरीजों की संख्या बढ़ी है। और जानकारी जो केरल से आ रही है, वहाँ पर बताया जा रहा है जो टोटल वहाँ पर केसेज़ आ रहे हैं कोरोना के, उसमें से तकरीबन 94-95% ओमिक्रॉन के मामले हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस समय ओमिक्रॉन की एक थर्ड वेव चल रही है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस सर्दी जुकाम बुखार या इस तरीके की जो सिम्टम्स में आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन की वजह से ही हैं। अच्छी चीज ये है कि चूंकि मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस माइल्ड हैं, अधिकतर मरीज 3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं, तो सभी को जब तक कि कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है, ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है कि जरूरत नहीं कि हर आदमी का टेस्ट किया जाए। दिस विल सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन टेस्टिंग एज वेल एज ये जो हमारा ट्रेसिंग का जो एक बहुत बड़ा अभियान है उससे भी हमें काफी हद तक निजात दिलाता है। और ये मान के चला जाता है कि किसी को इस तरह के कोई सिम्टम्स हो रहे हैं जो कि कोविड से संबंधित हैं, जो कॉमन फ्लू में भी होते हैं, अगर ऐसा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो ओमिक्रॉन का ही मरीज होंगे। जी हाँ, और 94% केसेस मिल रहे हैं। इसके बारे में तो बहुत सही आंकड़े अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हाँ 50% तक पूना में जरूर कल केसेस मिले थे। लेकिन ये सारा प्योरली डिपेंड करता है सीक्वेंसिंग पे, क्योंकि ओमिक्रॉन की सही और सटीक जानकारी के लिए सारे सैंपल्स की सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है, और वो संभव नहीं है हमारे जैसे देश में कि हम सभी मरीजों की सीक्वेंसिंग करें, और कर भी लें तो भी 3 दिन के अंदर उनकी रिपोर्ट मिल पाना और भी ज्यादा असंभव कार्य होगा। तो कोई जी, फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक मरीज वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो 3 से 7 दिन के अंदर मरीज चूंकि ऐसे ही ठीक हो जा रहा है, तो इस वजह से ये जो आंकड़े 50%, 50-60% या 94% है, आई थिंक इनमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मृत्यु दर बहुत कम है। अधिकतर जो पेशेंट्स हैं वो खुद ही सेल्फ ठीक हो जा रहे हैं, उनको कोई खास
इस तरह की परेशानी नहीं हो रही है कि उनको तुरंत आईसीयू में ले जाना है, अनलेस और अनटिल उनमें कोई कोमॉर्बिडिटी सिचुएशन ना हो, कोई भी इस तरीके की हालत ना हो, जिसकी वजह से वो पहले से ही किसी ऐसी समस्या से ग्रसित हों कि कोविड की वजह से उनकी हालत और खराब हो जाए। जी, और जो जानकारी मिल रही है डॉक्टर शैलेंद्र, राजधानी दिल्ली में भी मामले कम हो गए हैं और राजधानी दिल्ली में शनिवार और रविवार का कर्फ्यू हटाने की घोषणा भी कर दी गई है। गुरुवार को डीडीएमए की रिव्यू मीटिंग में ये फैसला लिया गया। राजधानी में अब 50% क्षमता के साथ थिएटर, बार, रेस्टोरेंट भी खुल पाएंगे। शादी समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की इजाज़त दे दी गई है। वहीं सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ अब खुल पाएंगे। ये क्या माना जाए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने निर्णय अपना ले लिया है, या फिर कह सकते हैं कि पहले वाले फैसले में थोड़ा सा बदलाव किया है और अब थिएटर, रेस्टोरेंट, बार भी खुलने वाले हैं और 50% क्षमता के साथ सरकारी कार्यालय भी खुलने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये समय के साथ लिया गया सही फैसला है डॉक्टर पुनीत, या अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहना चाहिए था, सरकार को थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए था? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि फैसला सही है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप दिल्ली में देखेंगे, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो केस कम हुए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, वो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हम बंद करके क्या अचीव कर पा रहे हैं। क्योंकि इस समय जिस प्रकार से संक्रमण है और जितना तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, उस तरीके से हम अधिकतर जो हमारे लोग हैं, वो कहीं न कहीं इसके चपेट में आते ही जा रहे हैं। चाहे आप उसको आप ऑफ़िसेज़ को बंद रखें या वीकेंड में आप चीज़ों को बंद रखें। तो मुझे लगता है कि लोगों की आजीविका चलनी भी ज़रूरी है, जो ज़रूरी काम है वो होने भी ज़रूरी है। तो आवश्यकता इस चीज़ की है कि जितने आवश्यक कार्य हैं, वो चलते रहें, लोगों को जो आजीविका है वो कम से कम प्रभावित हो, और साथ ही साथ हम कोरोना से भी निपटते रहें। तो यहाँ ज़रूरी ये है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, या जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, या जो लोग ऐसे हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, उनको अगर हम बचाव के लिए प्रेरित करें कि वो अगर वैक्सीनेटेड नहीं है, कोमॉर्बिडिटी है या ऐसे लोग हैं, तो उनको हम बचाव के लिए प्रेरित करें। जो यंग लोग हैं, जो कार्य कर सकते हैं, उनको सारे कोविड संबंधी जितने प्रिकॉशंस हैं, उसको लेते हुए सावधानीपूर्वक कार्य के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और उसी क्रम में आपने देखा होगा, कई सारे विशेषज्ञों की राय है कि अब हमें जो स्कूल हैं, वो भी धीरे-धीरे खोलने चाहिए, क्योंकि हम बच्चों की पढ़ाई भी अनिश्चितकालीन के लिए बंद नहीं कर सकते। तो अगर सारे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखें, अगर हम एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन को ध्यान में रखें, अगर हम ओमिक्रॉन का जो स्प्रेड है और जिस प्रकार की ये बीमारी कर रहा है, माइल्ड सिम्पटम कर रहा है, और साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है जिसको नेचुरल इम्यूनिटी मिल चुकी है या वैक्सीन के द्वारा इम्यूनिटी मिल चुकी है, इन सारे तथ्यों को अगर ध्यान में रखेंगे, तो आप किसी भी जो एक्सपर्ट है उनसे बात करेंगे, तो वो शायद आपसे इसी चीज़ को कहेंगे कि हमें जो रोज़मर्रा के काम हैं, जो बाज़ार हैं, जो ऑफ़िस हैं, उसको खोलना चाहिए। साथ ही साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना चाहिए, और हमें ज़्यादा एम्फेसिस अब इस चीज़ पे देनी चाहिए कि जो लोग कोमॉर्बिड हैं, या जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, उनको थोड़ी-सी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उनको हम अगर ऐसी जगहों से बचाएँ और बाकी कार्य को सुचारू रूप से होने दें, तो शायद मुझे लगता है ये एक सही दिशा में उठाया गया कदम रहेगा। जी, जी। डॉक्टर शैलेंद्र, ये भी माना जा रहा है, क्योंकि जब 100 बरस पहले एक फ्लू आया था, वो धीरे-धीरे उसकी दवा आ गई, इंजेक्शन आ गए, वो तो बना हुआ है, लेकिन उतना भय, उतना डर जो है समय के साथ-साथ नहीं रहा, बल्कि कम हो गया है। तो डब्ल्यूएचओ ने भी ये कह दिया है कि ये कोरोना कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, यानी कि मान लिया जाए कि हमें कोरोना के साथ ही रहना होगा, इसलिए हमें अपने स्कूल, कॉलेज लंबे समय तक हम बंद नहीं रख सकते हैं, अपने काम धंधों को हम रोक नहीं सकते हैं। शायद ये इसलिए ये कदम उठाया हो गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये जानकारी भी आ रही है कि कोरोना का ये वेरिएंट जो है बार-बार अपना स्वरूप बदल रहा है। न केवल विश्व के अलग-अलग देशों में, भारत में भी ओमिक्रॉन भी अपना स्वरूप कई बार बदल चुका है। अब एस2 करके कुछ एक नया वेरिएंट का स्वरूप आया है, और कौन सा वेरिएंट कितना खतरनाक हो जाए कह नहीं सकते अभी, तो इसलिए एहतियात बरतना अभी भी लगातार जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हमें सीखना होगा कि किस तरीके से कोरोना के साथ जीना है।
और जैसा आप बता रहे हैं 1918 में इन्फ्लुएंजा वायरस पहली बार आया था और आज भी हमें इन्फ्लुएंजा वायरसेस के केसेस हर साल मिलते हैं और हर साल फ्लू शॉट अमेरिका में लेना पड़ता है। ठीक वैसा ही हो सकता है कुछ हमें कोविड के लिए भी करना हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरोना भी कोई ऐसा बहुत नया वायरस नहीं है। कोरोना अच्छा। एनिमल्स में 1930 से हमें पता था और 1960 के बाद हमें ह्यूमंस में पता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम कोरोना वायरस स्पेसिफिक डिजीज की बात करते हैं, तो नॉर्मली बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन कोरोना वायरसेस कॉज़ करते हैं। ये पहली बार हुआ है कि इस शताब्दी में 21वीं शताब्दी में 3 मेजर आउटब्रेक सार्स के और मर्स के हुए हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा कोरोना का हाइप हो गया। अदरवाइज़ कोरोना वायरस डिजीज़ हम लोग रूटीनली टेस्ट करते हैं और इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर किसी इंसान की रिपोर्ट में अगर ये लिखा है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। लेकिन जब किसी की रिपोर्ट में लिखा होता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो उसके लिए हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाउएवर हमें उस रिस्क को परसेप्शन को घटाना होगा और हमें उसको भी उसी फॉर्मेट में लाना होगा, जैसे हम बाकी कोरोना वायरसेस को देखते हैं और ट्रीट करते हैं। एक रूटीन उसके लिए हमारे पास एक पॉलिसी है कि किस तरीके से कोरोना वायरस स्पेसिफिक इन्फेक्शंस को देखना है, उसी तरीके से इसको भी हमें उस कैटेगरी में शामिल करना होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि समय-समय पर हमें इसकी मॉर्टेलिटी की दर जो है उसको देखना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ जो इसका एक आर नॉट वैल्यू जो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको हम ट्रांसमिशन डायनामिक्स में स्टडी करते हैं, वो ये बताता है कि एक इंसान को अगर वो इन्फेक्शन हुआ है, तो कितने और लोगों को हो सकता है। नॉर्मली कोरोना वायरसेस इन्फेक्शंस जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइली इन्फेक्शियस नहीं होते हैं, लेकिन जब कोविड वायरस या सार्स जैसा कोई वायरस होता है, तो इसकी इन्फेक्शियस दर 4 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो हमें देखने होंगे समय-समय पे, इवन जब हम इस तरीके की पॉलिसीज़ लाएँ कि हमें कोरोना के साथ ही जीना है, तो भी। बात कर ली हम लोगों ने देश की और राजधानी दिल्ली की अपडेट भी ले लिया है। अब दुनिया की बात कर लेते हैं। गुरुवार को दुनिया में 36,55,000 नए संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका फिर से नंबर 1 पर पहुंच गया है। 5.55 लाख नए मरीजों के साथ अमेरिका नंबर 1 पर है और 4.28 मरीजों के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर है। वहीं भारत 2.51 लाख से ज्यादा नए मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। कोरोना संक्रमण के कारण अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। वहीं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जैसे कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ भी लगातार इस पर जोर दे रहे हैं कि भले ही भारत में मामले कम हो गए हों, लेकिन सतर्कता बरतना अभी भी लगातार जारी रखना चाहिए। डॉक्टर पुनीत, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है कि काम धंधा भी ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है और इस वायरस की वजह से, इस संक्रमण की वजह से हम पूरा जनजीवन तो ठप नहीं कर सकते हैं। अब इसके कारगर उपाय हम लोग कर रहे हैं, न केवल वैक्सीनेट कर रहे हैं अपने लोगों को, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी दवा भी आ गई हैं और जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय ने हरी झंडी भी दे दी है, जो कोरोना होने के बाद आपको कोरोना के उस संक्रमण से ठीक भी कर सकती है। लेकिन बार बार ये बात सामने ज़रूर आ रही है कि वैक्सीन हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बड़े सुरक्षा कवच के तौर पर सामने आई है और यही वजह है कि दिल्ली में ज़्यादातर लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और सरकार ने कदम उठाया है कि थोड़ी सी ढील दे दी जाए, जिससे जनजीवन भी लगातार बना रहे। लेकिन उसके बावजूद भी आप आम लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी भी क्या कुछ करना चाहिए हम लोगों को? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि आप दवा ले लें, आप जो है मास्क लगा कर रखें, आप इसका ध्यान रखें, आप उसका ध्यान रखें, तो लोगों के जहन में लगातार कोरोना कोरोना चलता रहता है और माना यह जाता है कि स्ट्रेस जो है लेवल उनका बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है और जब स्ट्रेस और तनाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी जो है आदमी की, जो रोग से लड़ने की हमारी क्षमता है, वो कमजोर होती है। तो हमें यह भी नहीं कहना चाहिए कि कोरोना कोरोना कोरोना, बल्कि स्ट्रेस बस्टर क्या हो सकता है, उस तनाव से निकलने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या राह हो सकती हैं, वो भी समझानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है और आपने बिल्कुल सही बताया है कि जो स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है,
अगर ये रहेगा तो जरूर कोरोना से या किसी भी बीमारी के प्रति जो आपकी ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस है उससे कहीं ना कहीं इम्यूनिटी जो है वो अफेक्टेड होती है। और आपने शायद इसी क्रम में देखा होगा कि भारत सरकार ने शुरुआत से जो आयुष से संबंधित कई सारे ट्रीटमेंट हैं वो दिए हैं, जिसमें शुरुआत में चाहे वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हो, चाहे आपका मानसिक तनाव कम करने के लिए हो, वो सारे जो चीजें थी उसको अपनाया गया है। एक छोटी चीज है, हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हम योगा की बात करते हैं, तो ये आपकी जो बॉडी है उसको एक तो अच्छा बनाता है और साथ ही साथ तनाव कम करता है। दूसरी बात जो कि आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कही है, और जो एक्सपर्ट हैं वो भी समय समय पर इस चीज को बता रहे हैं कि हम पैनिक की जरूरत नहीं है, सतर्कता की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सतर्क रहिए, बचाव रखिए अपना भी, दूसरों का भी। किसी भी चीज का जो समाधान है वो स्ट्रेस से नहीं निकलता है। अगर हमें ये बताया जाए कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, एक ये साधारण जिससे खांसी जुकाम की बीमारी होती है उस प्रकार से ही बीमारी हो या सिम्टम नहीं आए चली जाए, मृत्यु नहीं होगी, तो शायद लोगों में कम भय होगा। तो अगर हम लोगों को ये बता पाए कि अभी तक का जितना भी डाटा आया है उसमें ये देखा गया है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगाई है उन लोगों में मृत्यु दर कम पाई गई है, उनमें बीमारी की सीवियरिटी कम पाई गई है। तो अगर हम जनता को ये बता पाए कि आपको इस बीमारी से बचने के जो चीज है वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी ही बचा सकती है, आपको बीमारी ना हो या सीवियर बीमारी ना हो, हम ये चाहते हैं। तो ये कैसे होगा? ये सिर्फ दो तरीके हैं, या तो किसी को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ हो जिसके थ्रू इम्यूनिटी आई हो, या फिर वैक्सीन के द्वारा इम्यूनिटी आई हो। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। उससे क्या होगा कि उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, और अगर उनको इन्फेक्शन होता भी है तो बीमारी नहीं होगी। दो चीज है कि आप वायरस के लिए तो एक्सपोज हैं, वायरस हो सकता है आपके शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन वो वायरस आपको बहुत गंभीर रूप से ना तो बीमार कर पाएगा ना ही आपकी मृत्यु कर पाएगा। हो सकता है आपको वैक्सीन लगी होने के बाद अगर इन्फेक्शन होता है तो हो सकता है आपको कोई सिम्टम ना आए, जिसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है, और अगर सिम्टम आते भी हैं तो वो इतने माइल्ड होंगे कि आपको शायद मालूम भी नहीं चलेगा, हल्का सा खांसी जुकाम बुखार हो सकता है, और गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, मृत्यु नहीं होगी। तो अगर आदमी को ये सारी चीजें बता दी जाए, जनता को ये चीजें बता दी जाए, तो उनका मुझे लगता है स्ट्रेस का लेवल कम होगा। जी। वैक्सीन के अलावा जैसा कि अभी डॉक्टर सक्सेना ने भी बताया कि जो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका हमें पालन करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि बीमारी खत्म हो गई है, रोजमर्रा के काम शुरू करने हैं, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, जो भी चीजें हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाना है। जब बाहर निकलना तो मास्क का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग है। तो वैक्सीन के द्वारा और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के द्वारा हम काफी हद तक जो सामान्य जिंदगी है कोविड के साथ वो जी सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा इंतजार कर रहे हैं कि शायद एक ये डेट आएगी, इस डेट के बाद कोविड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी हमें नहीं मालूम ऐसा कब होगा, हो सकता है हमें आने वाले बहुत सारे सालों तक कोविड के साथ ही रहना पड़े, और ये खांसी जुकाम बुखार जैसी जैसी सामान्य फ्लू होता है उस प्रकार की शायद बीमारी हो जाए। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अपने आप को कैसे बचाना है, जी। कैसे अपने घर वालों को, पब्लिक को, दूसरे लोगों को बचाना है, जिन लोगों को ज्यादा रिस्क है उनको कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है। तो वर्तमान में जैसा कि मैंने अभी रिपीट बताया, वही फिर से कह रहा हूँ कि आप वैक्सीन लगवाइए, दोनों खुराक लीजिए, और कोविड एप्रोप्रिएट का पालन करते हुए जो भी आपके दिनचर्या के काम है, जो भी ऑफिस है, स्कूल है, उसको आप पालन करते हुए मुझे लगता है आप अपना कार्य कीजिए, और इसके संबंध में स्ट्रेस ना लीजिए बल्कि सतर्क रहिए। जी, डॉक्टर शैलेंद्र, यहाँ पर सतर्कता डोज तो लगाई जा रही है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी लगाई जा रही है, लेकिन WHO अभी तक बूस्टर डोज के खिलाफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसने भी कह दिया है कि बूस्टर डोज लगनी चाहिए, क्योंकि पहली डोज हो, दूसरी डोज हो, उसकी एक समय अवधि होती है, उसके बाद जो है उसका प्रभाव थोड़ा सा कम होने लगता है। तो क्या आपको लगता है कि भारत में अब बूस्टर डोज सबको लगाई जानी चाहिए, कोई ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए, कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए, या अभी आवश्यकता नहीं है? देखिए, बूस्टर डोज अभी भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू द डेटा। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में 9 महीने पहले वैक्सीन लगी थी, दोनों डोजेस लगी थी, उनमें से करीब 80% लोगों में एंटीबॉडीज की कमी हुई है, और 20% लोगों में फिर भी एंटीबॉडीज सफिशिएंट थे। अब सवाल ये आता है कि या तो हर इंसान का पहले हम एंटीबॉडी टाइटर करें और उसके बाद बूस्टर लगाएं, या हम ये मान लें कि सभी का ही एंटीबॉडी आगे या पीछे कम होगा ही, इसलिए बूस्टर लगाएं। तो इसीलिए अभी आप देखिए कि जो भी बूस्टर डोज दी जा रही है वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं,
या सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको किसी भी तरह की कोई समस्या है या कोमॉर्बिडिटी, इस टाइप के लोगों को ही दी जा रही है, सबको एक तरीके से प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। जी। जहाँ तक सवाल रहा डब्ल्यूएचओ का, डब्ल्यूएचओ भी चूँकि बहुत सारे डेटा के आधार पर ही कोई रिकमेंडेशन देता है, तो ये उनके लिए भी एक समस्या है कि वो किस तरीके से अप्रूवल दें। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि समस्या ये इस तरह की है कि अभी भी बूस्टर का डेटा तो अब आगे 9 महीने बाद पता चलेगा। तो हमें आज की तारीख में नहीं पता कि ये बूस्टर कितना इफ़ेक्टिव होगा। तीसरा सबसे बड़ा सवाल है जो एमआरएनए वैक्सीन्स हैं, फॉर्च्यूनेटली हमारे देश में नहीं है, विदेशों में हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि बार-बार अगर एमआरएनए वैक्सीन लेंगे, तो क्या हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे इम्यून रिस्पॉन्स के साथ-साथ और चीज़ें भी एक्टिवेट हो सकती हैं, जो लॉन्ग रन में शायद हमारे ही सिस्टम के अगेंस्ट काम करने लगें, जिससे हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने की संभावना जी। हो सकती है। लेकिन हमारे देश में चूँकि वो एमआरएनए वैक्सीन्स नहीं है, तो इसलिए इतनी घबराने की बात नहीं है बूस्टर डोज़ लेने में। तो इसलिए सजेस्ट तो यही किया जा रहा है कि आप सभी लोग बिना हिचक के बूस्टर डोज़ लीजिए, बिना किसी समस्या के लीजिए, लेकिन फिर भी ये एक शोध का विषय रहेगा और आगे आने वाले 9 महीने बाद हमें पता चलेगा कि क्या बूस्टर डोज़ लेने के बाद हमें दोबारा 2 डोज़ेज़ लेने की ज़रूरत है या सिंगल बूस्टर डोज़ से काम चल जाएगा या वेदर इट वाज़ इन प्लानिंग और नॉट, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रख के तभी हम काम कर पाएँगे कि आगे आने वाले समय में पॉलिसी हम कैसे बनाएँ और क्या करें। जी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सक्सेना आपने समय निकाला और डॉक्टर पुनीत मिश्रा आपने समय निकाला और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि दोनों विशेषज्ञ कह रहे थे कि बूस्टर डोज को लेकर अभी भी मंथन चल रहा है कि सबको कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात अवश्य ज़रूरी है, मास्क लगाना, मास्क लगाने के साथ-साथ दूरी को मेंटेन रखना और अगर आपने पहली या दूसरी डोज़ नहीं लगवाई है, वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, तो पास के केंद्र में जाएँ, अपनी पहली और अगर पहली लगवा ली है, तो दूसरी डोज़ अवश्य लगवाएँ। कोरोना अपडेट में आज के लिए इतना ही। कोरोना अपडेट में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।